मुंबई में एक दिन नाकामी से घिरा एक फिल्म मेकर अपने घर से ताज होटल जाने के लिए निकलता है। वो रास्ते में सड़कों पर फिल्मों के पोस्टर और होर्डिंग्स देखता हुआ जाता है। हर पोस्टर में हथियार दिखाई दे रहे हैं, किसी में पिस्टल, किसी में तलवार, तो किसी में बंदूक। ये सब देख अचानक उसके मन में विचार आया कि वो बाकियों की तरह कमर्शियल वजहों से ही फिल्म क्यों बना रहा है। ऐसी मूवी क्यों नहीं बना रहा जो उसे अंदरूनी खुशी दे। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ किरण और ये है आपका अपना ही किरण का अड्डा। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं एक ऐसे डायरेक्टर की बात करने जा रही हूँ जिसने कभी फ़िल्म को काफ़ी कल्ट क्लासिक दी थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जो उनका अपना नहीं था, जो उनके लिए पॉज़िटिव नहीं था, जिसमें उन्हें काफ़ी नाकामयाबी झेलनी पड़ी और फिर उन्होंने अ, ऐसा कुछ किया जो कि सबको हैरान कर देने वाला था। अ, मैंने पहले भी आपसे बताया है कि ये 80s 90s की बात मैं कर रही हूँ। ये उस दौर के फ़िल्म निर्देशक थे। पिछले वीडियो में भी अगर आपको याद होगा, मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ, तो उसमें मैंने बात की थी एक फ़िल्म की। वो थी बुलंदी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 80s का वो दौर ऐसा था कि फ़िल्में कुछ ऐसी यूज़फुल वर्दी नहीं बन रही थी, जो सैटिस्फैक्शन दें और जो फ़िल्म के पैमाने पर, जो कल्ट के पैमाने पर खरी उतरती हों। तो इस डायरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बॉलीवुड के इतिहास में 80s एक बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि मार-धाड़, शोर-शराबा, स्किन फ्लिक शो, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही थीं और नए डायरेक्टर्स जिनके लिए पूरा मैदान साफ़ था या जो कुछ अच्छा कर सकते थे, वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। 80s में जो नए डायरेक्टर्स आए थे वो कमर्शियल सक्सेस की बाट जो रहे थे। उनके लिए फ़िल्म सिर्फ़ ये थी कि बिग स्क्रीन पे उनके पसंदीदा स्टार्स दिखें, उनको वाहवाही मिले और उनको अवार्ड्स मिले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन निर्देशकों के साथ आई, उन पुराने निर्देशकों के साथ आई जो कि अच्छी फ़िल्म बनाते थे और उनको लगता था कि उनकी फ़िल्म वो समाज का एक आईना है या जिससे समाज कुछ अच्छा संदेश जाता है समाज के लिए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई थी। उनके लिए समझना मुश्किल था कि वो कंटेंट और कामयाबी के बीच कैसे तालमेल बिठाएँ और शायद यही वजह थी कि अ, अच्छे सिनेमा से उनका विश्वास हिलने लग गया था, वो डगमगाने लग गया था। फ़िल्म निर्देशक के तौर पे जो 2 बड़े नाम बिल्कुल जो पिक्चर से गायब होते जा रहे थे, उसमें तो एक एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार साहब यानी भारत कुमार साहब हैं और दूसरे हैं राज खोसला। राज खोसला की जो फ़िल्म आखिरी फ़िल्म हिट थी, मतलब 80 के दौर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो 1980 में आई उनकी दोस्ताना थी और वहीं क्रांति जो थी, जो 1981 में आई, वो मनोज कुमार साहब की एक आखिरी हिट कही जा सकती है। उसके बाद एक सूनापन-सा था। मैं 80s 80 के दशक की बात कर रही हूँ, 80 से 90 के बीच की बात कर रही हूँ। सिर्फ़ ये दिक्कत ये मेनस्ट्रीम वालों के साथ नहीं थी, बल्कि आर्ट और मेनस्ट्रीम के बीच जो मिडल पाथ वाले जो निर्देशक थे, जो फ़िल्म मेकर्स थे, उनके लिए भी एक बहुत दुरूह सी स्थिति हो गई थी। चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हों या फिर बासु चटर्जी हों। तो 80s में एक्टिव रहे, लेकिन उनकी फ़िल्म शोर-शराबे से इतर थी। कुछ एक वर्ग जो था उसके दिल में बैठ जाती थी, उसको पसंद आती थी। ये तो हो गई मनोज कुमार साहब, मिडल पाथ सिनेमा वाले ऋषिकेश अ, मुखर्जी की बात। ग्रेट शोमैन जो थे यानी राज कपूर साहब, वो भी इस दौर में उनकी भी 2 ऐसी फ़िल्में आई जिनका नाम काफ़ी लिया जाता है। लेकिन वो भी समीक्षकों के लिहाज से कोई धारा मोड़ने वाली सी ऐसी फ़िल्में नहीं थी। हालाँकि बहुत ही पसंद भी की गई। एक थी प्रेम रोग जो 1982 में आई और दूसरी थी राम तेरी गंगा मैली। बहुत सॉलिड मैसेज था इसमें, 1985 में ये आई थी। लेकिन सिनेमा की ऐसी कोई धारा मोड़ सके ऐसी ये फ़िल्में नहीं थी। समीक्षक भी इन फ़िल्मों को राज कपूर की बेस्ट फ़िल्मों में शुमार नहीं करते हैं और 1988 में हम जैसा जानते ही हैं कि उनका निधन हो गया। तो ये दौर थोड़ा-सा
साइलेंट सा था या थोड़ा वायलेंट सा था। ऐसे दौर में ही हम दो भाइयों की बात करते हैं, चोपड़ा ब्रदर्स, बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा। इन दोनों के बिना हमारी फिल्म इंडस्ट्री और वो 80s 90s का जो दौर है वो ज़ीरो ही कहा जाएगा, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के लिए 80s का दौर कोई बहुत अच्छा हैपनिंग नहीं था। बी आर चोपड़ा को तो कुछ फिल्में कुछ सफल भी रहीं, लेकिन यश चोपड़ा के लिए ये दौर बहुत ही ख़राब था। उनके हाथ कुछ ख़ास सफलता नहीं लग रही थी। यश चोपड़ा को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोमांस का, हिंदी फ़िल्मों में बेसिकली रोमांस का बादशाह कहा जाता है। हालाँकि ये उपाधि उन पे पूरी तरह जचती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी फ़िल्में बनाई जो सिर्फ़ रोमांस के बादशाह के तौर पर उनको पहचान नहीं दिलाती हैं। 70 के दशक में उन्होंने, उनकी सबसे आइकॉनिक फ़िल्में थी जिसमें दाग, कभी कभी, दीवार, त्रिशूल, ये ऐसी फ़िल्में थी जिनके डायलॉग्स मेरे पास माँ है दीवार का कौन भूल सकता है। लेकिन इसी दशक में उन्होंने असफलता का स्वाद भी चखा। उनका मुश्किल वक़्त 9 अगस्त 1979 से शुरू हुआ, जब उनकी फ़िल्म काला पत्थर रिलीज़ हुई। मल्टी स्टारर फ़िल्म थी, बहुत खर्चा किया गया था और सबको बेसब्री से इस फ़िल्म का इंतज़ार था। इसके गाने हम सभी जानते हैं कि बहुत ही हिट हुए, और लेकिन ये फ़िल्म उतनी कामयाब नहीं हो पाई जैसा कि उम्मीद लगाए बैठे थे, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री उम्मीद लगाए बैठी थी। हालाँकि इसी साल उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, बहुत खामोश सी, बहुत खूबसूरत सी, नूरी, यानी 1979 में, और ये फ़िल्म पसंद आई और हिट भी रही। सिलसिला आई जिसका बहुत शोर मचा, हल्ला मचा। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन जैसे कैरेक्टर्स थे इसमें, जैसे फ़िल्म स्टार्स थे इस फ़िल्म में। लेकिन इस फ़िल्म को भी फ्लॉप का तमगा मिला। चोपड़ा ने फिर 1984 में थेस्पियन दिलीप कुमार के साथ मशाल बनाई। ये उनके फ़िल्म मेकिंग स्टाइल से अलग थी, क्रिटिकली काफ़ी सराही भी गई, लेकिन टिकट खिड़की पर एवरेज रही। फिर आई 1985 में फासले और 1988 में विजय। दोनों ही फिल्में न सिर्फ फ्लॉप रहीं, बल्कि समीक्षक इन्हें यश चोपड़ा की सबसे कमज़ोर फिल्म मानते रहे। इस बीच उन्होंने नाखुदा 1981 में और सवाल 1982 में बनाई, इन्हें प्रोड्यूस किया, लेकिन दोनों चोपड़ा की नाकामी का सिलसिला नहीं रोक पाए। तो रोमांस की बादशाह की इस तरह से फिल्में पिटती जा रही थी, और इसी दौरान उन्होंने यू टर्न लिया और वापस अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ मुड़े, और फिर जो फिल्म थी वो ज़बरदस्त हिट थी। उसने सिनेमा की धारा को मोड़ के रख दिया। हम उस पे बात करेंगे, लेकिन पहले एक उस इंटरव्यू का ज़िक्र करते हैं जिसमें उन्होंने कैसे ये सोच उनके दिमाग में आई, इसके बारे में बात की थी। ये उन्होंने करण जौहर से बात करते हुए कहा था कि एक्शन फ़िल्मों के इस दौर में मैं बहुत उलझन में था। 2 या 3 फ़िल्में मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चली। मैं ये नहीं कह सकता कि वे महान फ़िल्में थीं, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा समय आता है कि जब वो समझौता करने की कोशिश करता है। एक दिन मैं अपने घर से ताज होटल तक जा रहा था, बकौल यश चोपड़ा, और मैंने देखा कि सभी फ़िल्मों के पोस्टर, होर्डिंग्स में केवल हथियार बदल रहे हैं, चेहरे वही थे, नाम बदल रहे थे, पिस्तौल, बंदूक, तलवार, सब कुछ एक जैसा था। मैं इसे हिंसा का चरम बिंदु कहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस सब में कहाँ खो रहा हूँ। मैं खुद से समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ, मुझे जो फ़िल्में पसंद नहीं है उन्हें बना रहा हूँ, सिर्फ कमर्शियल वजहों से। मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा जिससे मुझे खुशी मिले। और फिर मैंने रोमांटिक फ़िल्म के बारे में सोचा और एक कहानी की तलाश शुरू कर दी। बस यहीं से जन्म हुआ एक खाटी, घोर रोमांटिक फ़िल्म का, और मुझे यकीन है आप जैसे सुधी जो हमारे इंटेलेक्चुअल से दर्शक हैं वो समझ गए होंगे। मैं यहाँ चांदनी की बात कर रही हूँ। प्यार किया है आपने? नहीं तो करके देखो। मैंने तो किया है, और वो है एक पगला दीवाना। इस फिल्म में वो सब कुछ था जो यश चोपड़ा साहब का सिग्नेचर स्टाइल कहा जा सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर थी, सदाबहार गाने थे, स्विट्जरलैंड का सीन था, रोमांटिक
व्यूज़ थे और डायलॉग्स बहुत खूबसूरत थे, इमोशनल थे, टच करने वाले थे और बहुत ही इन्वॉल्व करने वाली एक स्टोरी थी। फिल्म 14 सितंबर 1989 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। एक बड़ी कमर्शियल और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बनी। यह उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसका म्यूज़िक बेहद पसंद किया गया। कौन भूल सकता है मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। इसका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया, इसका साउंड ट्रैक उस दौर में 10 मिलियन से अधिक कॉपी इसकी बिकी। ये कैसेट का दौर था, जिसे उस वर्ष का और दशक का इसीलिए कह रहे हैं कि उस समय की धारा को मोड़ने वाला, सिनेमा की धारा को मोड़ने वाली ये फिल्म थी। सर्वाधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम था। इस फिल्म में श्रीदेवी की टॉप एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म में पोजीशन नक्की कर दी। अब चोपड़ा साहब क्योंकि बिहाइंड द कैमरा बहुत खूबसूरत काम किया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो स्क्रीन पे जो हमें लोग दिखे उनकी तो तारीफ होती है, लेकिन स्क्रीन के पीछे जिनका जिनका योगदान रहा उनके बारे में भी हमें बात करनी ज़रूरी है। चांदनी की स्टोरी कामना चंद्रा ने लिखी थी और डायलॉग जो थे इसके सागर सरहदी साहब ने लिखे थे। ये चंद्रा वही थी जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग को कलमबद्ध किया था। चंद्रा ने ही चोपड़ा साहब को एक सोशल और म्यूज़िकल फ़िल्म की ये कहानी एक सुनाई। चोपड़ा साहब को पसंद आई और लेकिन फ़िल्म की जब लॉन्च पार्टी हुई तो इसमें चोपड़ा साहब ने कुछ चेंजेस जो थे वो करने को बोले। उनका थोड़ा-सा मन बदला इसमें और उन्होंने स्क्रिप्ट में थोड़ा-सा हेर-फेर किया। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें थोड़ा कुछ अलग था। ओरिजिनल स्टोरी में ये था, वो भी आपको बता देती हूँ, कि जिसमें चांदनी जो होती है वो शादी करती है, उसका एक बच्चा होता है, उसके बाद दोनों पति-पत्नी अलग हो जाते हैं। तो वो पूरा प्लॉट उसको हटाया गया और विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का दबाव था कि थोड़े इसमें एक्शन सीक्वेंसेस हो। तो जब पूरी फ़िल्म बना ली उन्होंने, एक एक्शन सीक्वेंस था कि आग लगती है और विनोद खन्ना श्रीदेवी को बचाने जाते हैं, चांदनी को बचाने जाते हैं। लेकिन जब पूरी फ़िल्म बन गई तो एक दिन का फिर शूट कराया चोपड़ा साहब ने। उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं है। उनको ये चीज़, इससे वो रिलेट नहीं कर पाए। तो फ़िल्म समीक्षक जो हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं, वो भी मानते हैं कि जो धारा मोड़ने की बात मैं बार-बार कह रही हूँ, वो ये फ़िल्म करने में कामयाब रही। इसके बाद कयामत से कयामत तक आई 1988 में और उसके बाद मैंने प्यार किया आई 1989 में। तो ये दोनों फ़िल्म ही प्यार, मोहब्बत और सिंपल सी स्टोरी पे बेस्ड थी और जो लोगों के दिलों में घर कर गई और इसका श्रेय चोपड़ा साहब को जाता है और चांदनी को बहुत हद तक जाता है। उसके बाद चांदनी के बाद उन्होंने श्रीदेवी के साथ लम्हे बनाई थी। हालाँकि लम्हे फ्लॉप रही, फिर भी धीरे-धीरे उसे कल्ट फ़िल्म का एक तमगा मिला। वो कल्ट फ़िल्म कही जाती है और उन्हें उनका बेस्ट वर्क माना जाता है। चांदनी की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा साहब के दिल से, मन से, दिल-दिमाग से परंपरा और लम्हे की नाकामयाबी उतर गई। मतलब वो उतना घर नहीं बना पाए। इसके बाद से जो उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं वो बहुत अच्छी-अच्छी हैं। उन्होंने डर बनाए, उन्होंने दिल तो पागल है बनाई, वीर ज़ारा बनाई और जब तक है जान बनाई और ये सारी फ़िल्में हिट रहीं। तो ये 1980 का दौर की जो हम बात कर रहे हैं, जो चोपड़ा ब्रदर्स के जीवन में एक बदलाव लेके आया। चोपड़ा ब्रदर्स मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ चांदनी ने ही उनके लिए सफलता के द्वार नहीं खोले छोटे भाई के लिए, बल्कि बी आर चोपड़ा साहब के लिए को भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जब चांदनी सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमारा दूरदर्शन, हमारा टीवी चैनल महाभारत सेलिब्रेट कर रहा था। महाभारत दूरदर्शन का एक बहुत ही कामयाब रहा और ये शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक-एक कैरेक्टर, एक-एक पक्ष इसका बहुत ही मज़बूत और सराहा गया। आज भी हम दूरदर्शन की किसी सीरियल की बात करते हैं तो उसमें रामायण, महाभारत जैसे सीरियल्स की बात होती है। तो ये थी बात उस डायरेक्टर की जो नाकामी झेल रहा था, लेकिन इसी बीच उसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अब आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे क्लासिक्स पे, इंटेलेक्चुअल सी बात करेंगे। टिल देन, stay healthy. Bye bye for now.